बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और 4 टीमें वो कौन कौन सी जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है कल, और दूसरा सेमीफाइनल जो होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस भारत। अगर हम पहले सेमीफाइनल के पे बात करें तो वो अफ़गानिस्तान से थोड़ी सी पहले हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की टीम जिस तरह वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना स्टार्ट किया, थ्रू बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर थोड़ा हम पास में जाएं तो 2-3 साल से वो ओवरऑल बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं वो। अगर हम देखें वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और जो इस टाइम सबसे बड़ी टीम्स हैं, इंडिया को निकाल के पाकिस्तान देख लें, इंग्लैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, वेस्ट इंडीज़ देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, तो उन्होंने सब टीमों को अभी हरा दिया है। इस वजह से उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने न्यूजीलैंड को भी अपसेट कर दिया है। न्यूजीलैंड के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भी अपसेट कर दिया है। और उसके बाद मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान डिज़र्व करती थी सेमीफाइनल खेलना, और जिस तरह उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर हम थोड़ी सी उनकी बैटिंग पे बात करें तो बैटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जब से अफ़गानिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि बॉलिंग उनसे स्टार्टिंग से ही उनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन बैटिंग में वो स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा। लेकिन जो 2 प्लेयर्स आए हैं, गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके मिडल ऑर्डर में बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है। मतलब अब वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी उनके मैचेस हुए हैं, अभी तक मिडल ऑर्डर में किसी ने कोई 50 नहीं किया। अगर रन्स आ रहे हैं तो उनके ओपनर्स की तरफ से आ रहे हैं, उनके मिडल ऑर्डर की तरफ से किसी ने इतना परफॉर्म नहीं किया। अगर सेमीफाइनल के अंदर गुरबाज या इब्राहिम ज़दरान जल्दी आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान को मुश्किल पेश आने वाली है सेमीफाइनल के अंदर। अगर हम थोड़ी सी उनकी बॉलिंग पे बात करें तो फास्ट बॉलिंग पे अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलिंग भी अफ़गानिस्तान की अगर 3-4 साल पहले चली जाए तो उस तरह इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं थी जितनी इस टाइम है। इस टाइम नवीन उल हक और उसके बाद फजलुल्लाह फ़रूकी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों। और उसके बाद स्पिन बॉलिंग तो स्टार्ट से ही अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न है राशिद खान, मोहम्मद नबी, उसके बाद नूर अहमद, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर फास्ट बॉलिंग इनकी ऊपर से 2 या 3 आउट कर देती है तो मेरे ख्याल से नीचे इनके जितने अच्छे स्पिनर हैं अफ्रीका को मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम अफ्रीका की वहाँ पे बात करें तो अफ्रीका के कैप्टन मार्करम बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं और थ्रू आउट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम के ओपनर देखें, क्विंटन डिकॉक भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं। उसके बाद मिडल ऑर्डर के अंदर डेविड मिलर, क्लेसन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बॉलिंग में अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी बॉलिंग। अगर दोनों टीमों का मुआवजना करें तो मेरे ख्याल से मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊँगा कि साउथ अफ्रीका पहले सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। अगर हम दूसरे सेमीफाइनल की बात करें भारत और इंग्लैंड के मैच की, तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों का कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है, इससे पहले अगर मैच अगर देखें तो अगर भारत में मुकाबला हो तो मेरे ख्याल से भारत को उसका एडवांटेज जाता है। अगर भारत से बाहर चले जाएं तो मेरे ख्याल से भारत थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आता है। और जिस तरह इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है या जिस तरह इंग्लैंड की बॉलिंग है और बैटिंग है, मेरे ख्याल से अच्छा मुकाबला होगा। हम बात करेंगे विराट कोहली के ऊपर भी और रोहित शर्मा के ऊपर भी। बड़ी बातें हो रही थी, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे, विराट कोहली भी परफॉर्म नहीं कर रहे। या मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। अगर आप अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से अगर सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो इंडिया विनिंग साइड पर जा सकता है। रोहित शर्मा के ऊपर भी बड़ी बातें हो रही थी, रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आपने देख ही लिया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 94 रन्स किए हैं और मैच का 5 ही पलट दिया है। अगर वो 94 रन्स ना करते तो मेरे ख्याल से इंडिया 200 रन्स नहीं करने जा रहा था। अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग पे बात करें इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, तो इंडिया का आई थिंक बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बुमराह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप यादव बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और उनका अगर मिडल ऑर्डर देखें, क्योंकि ओपनर्स अभी उनके परफॉर्म नहीं कर रहे। एक मैच के अंदर रोहित शर्मा ने 94 किया, उसके अलावा किसी मैच के अंदर रोहित शर्मा या विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया और उनका थ्रू आउट मिडल ऑर्डर ही रन्स कर रहा है। हार्दिक पांड्या देखें, सूर्य कुमार यादव देखें या ऋषभ पंत देख लें तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यही हम इंग्लैंड की साइड पर देख लें तो इंग्लैंड के जोस बटलर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद उनके नीचे जो मिडल ऑर्डर हैं सारे प्लेयर्स मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरा सेमीफाइनल भी बड़ा कांटेदार होने जा रहा है। अगर मैं दूसरे सेमीफाइनल में अगर देखूं तो मेरे ख्याल से मैं भारत के साथ जाऊंगा, भारत फेवरेट करार दी जा रही है। अगर हम बात करें दोनों टीमों के पहले बैटिंग कौन करेगा या पहले बॉलिंग कौन करेगा, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो अफगानिस्तान अगर टारगेट 150 कर लेता है तो मेरे ख्याल से अफ्रीका को मुश्किल पेश आएगी बैटिंग के अंदर चेज़ करने के। मतलब बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है अफगानिस्तान की, स्पिन बॉलिंग खास तौर
के ऊपर राशिद खान, नूर अहमद मुजीब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग भी बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की भी बॉलिंग इस टाइम बड़ी अच्छी है, उनका स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग है, महाराज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो उनकी बैटिंग भी अगर देखें तो बैटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके मतलब ओपनर भी फॉर्म में है, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में है, क्लेसन फॉर्म में है। अगर पहले सेमीफाइनल की बात करें तो पहले सेमीफाइनल के रिजर्व डे नहीं रखा गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसकी, आईसीसी ने क्या वजह सोच के रखा हुआ है। जो दूसरा सेमीफाइनल है उसके अंदर रिजर्व डे रखा हुआ है, उसकी ये रीज़न भी है कि वहाँ बारिश होने के चांसेस भी हैं। और आपको मैं ये बात यहाँ पे बता दूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप खेलने से पहले इंडिया ने ये बात कही थी, अगर हम सेमीफाइनल में पहुँचेंगे तो हम दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे। उन्होंने कहा था हम पहला सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। उसकी रीज़न क्या थी? उन्होंने कहा था अगर हम पहला सेमीफाइनल खेलेंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के वक्त के मुताबिक 5:30 बजे होगा, और पाकिस्तान और इंडिया के टाइम का इतना डिफरेंस नहीं है, 20 से 25 मिनट्स का डिफरेंस है। तो उन्होंने पहले ही प्रोटेस्ट कर दिया था अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो हम दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे। तो इंडिया इसलिए अपना दूसरा सेमीफाइनल खेल रहा है, नहीं तो इंडिया हो सकता था पहले सेमीफाइनल भी खेल ले। तो यह बात मैं यहाँ करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर हम इंडिया पे बात करें, इंडिया और इंग्लैंड के मैच के ऊपर, तो इन दोनों टीमों के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। अगर पहले मैच में बारिश हो जाती है पहले दिन, तो नेक्स्ट डे जो है ना वो मैच होगा। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि बारिश होगी तो मतलब कि दोबारा मैच नहीं होगा। तो मैच बहुत ज़रूरी है, मैच होना ही होना है। बारिश हो जाती तो नेक्स्ट डे मैच होगा। अगर हम इंडिया पे बात करें, इंडिया के ऊपर, तो इंडिया चेज़ में बड़ा अच्छा, अगर आप देखें थ्रू आउट जितना भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब तो 3-4 साल या 5 साल से चेजिंग में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इंग्लैंड 200 का भी रन उनको टारगेट देता है, मेरे ख्याल से जिस तरह इंडिया फॉर्म में आ गए, उनके ओपनर भी फॉर्म में आ गए, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए मुश्किल नहीं होगा 200 रन भी चेज़ करना। लेकिन अगर बॉलिंग पे बात करें इंग्लैंड की, बॉलिंग स्पिन बॉलिंग के ऊपर बात करें, मोइन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर, राशिद खान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो राशिद खान मुश्किल में डालने वाले हैं इंडियन बैट्समैन को। और उसके बाद अगर हम बात करें लिविंगस्टन के ऊपर, लिविंगस्टन लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं। अगर और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाता है तो ऑफ स्पिन करते हैं, अगर राइट हैंडर बैट्समैन आ जाता है तो लेग स्पिन करते हैं। वो भी ऑलराउंडर आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनके फास्ट बॉलिंग के ऊपर बात करें, क्रिस जॉर्डन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों टीमें अच्छा नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के ऊपर, तो साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है सबसे ज़्यादा, अगर वनडे वर्ल्ड कप देखें तो सेमीफाइनल भी खेले हुए काफ़ी ज़्यादा, T20 वर्ल्ड कप देखें तो तीसरा सेमीफाइनल है उनका। इससे पहले 2 दफ़ा वो सेमीफाइनल खेल चुकी है। लेकिन साउथ अफ्रीका को ये कहा जाता है कि वो चूक जाती है बड़े मैच के अंदर। लेकिन अब देखा जाता है कल वाले मैच के अंदर, अगर बरक्स साउथ अफ्रीका की टीम देखें, अफगानिस्तान की टीम देखें, तो दोनों टीमों में ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम साउथ अफ्रीका है। अब देखा यह जाता है कि साउथ अफ्रीका ये कल चूकती है या नहीं चूकती। मेरी यहाँ पे प्रेडिक्शन है, अगर साउथ अफ्रीका कल सेमीफाइनल हारती है और अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल जीतता है, तो मैं पहले प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान फाइनल नहीं जीतेगा। अफगानिस्तान भारत के सामने आप जितने भी मैचेस देख लें, अगर अफगानिस्तान का पाकिस्तान से मैच है, अफगानिस्तान का इंग्लैंड से मैच है, अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है या ऑस्ट्रेलिया से मैच है, वो उस तरह स्लेजिंग करते हैं कि मतलब कि जैसे आपको कोई दुश्मन है। अगर भारत के साथ उनका मैच हो गया तो आप मैच उठा के देख लें, कभी भी उस तरह उन्होंने स्लेजिंग नहीं की। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर वो इंडियन प्लेयर के साथ बदतमीजी करेंगे या स्लेजिंग करेंगे तो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि अगर अफगानिस्तान फाइनल में आता है, तो मैं पहले प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वर्ल्ड कप भारत का होगा अगर भारत फाइनल में आता है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा मेरी फेवरेट टीम भी साउथ अफ्रीका है, और मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका इस दफ़ा चूकने वाली है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू साउथ एशिया ग्लोबल। अगर हम बात करेंगे थोड़ी पीसीबी के अंदर के पाकिस्तान जब इंडिया से मैच हारा तो मोहसिन नकवी साहब ने जाते जाते बड़ा कहा था कि अब टीम की बड़ी सर्जरी होने वाली है। लेकिन अभी तक कुछ सर्जरी के मुझे तो कुछ चांसेस नज़र नहीं आ रहे। बाबर आजम भी पाकिस्तान में आ गए हैं, वहाब रियाज पहले ही पाकिस्तान में आ गए थे। तो मोहसिन नकवी साहब ने रिपोर्ट मांगी थी बाबर आजम से और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से और हमारे जो कोच हैं गैरी क्रिस्टन से कि आप हमें रिपोर्ट दें। तो अभी तक सर्जरी का आगाज़ नहीं किया गया। सर्जरी का आगाज़ कैसे किया जाएगा, एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर देखें तो मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज को खुद लेके आए हैं, वहाब रियाज बाबर आजम को खुद लेके आए हैं, और बाबर आजम के बाद अगर हम देखें तो हमारे 3 प्लेयर्स मोहम्मद आमिर, उसके बाद इमाद वसीम
उसके बाद उस्मान खान, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम खुद लेके आए, वो हमारे पास नहीं आए, हम उनके पास गए जी आए पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत है। तो आप किन प्लेयर्स की सर्जरी करेंगे, किन प्लेयर्स ने ग्रुपिंग की है, किन प्लेयर्स ने ग्रुपिंग नहीं की, और जिन प्लेयर्स ने ग्रुपिंग की है क्या उनको आगे मैचेस मिलेंगे या उनको सीरीज़ में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवालिया निशान है। और जब इस ज़राए से पता चल रहा है कि जिन प्लेयर्स ने ग्रुपिंग की है उनका नाम आ गया, उनको कह रहे हैं कुछ सीरीज़ के लिए ड्रॉप किया जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ सीरीज़ के लिए ड्रॉप नहीं किया जाए उनके लिए, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह मतलब कि कारकर्दगी रही है यूएसए के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट, या जिस तरह हम कनाडा से भी मैच जीते हैं, जिस तरह हम आयरलैंड से भी मैच जीते हैं, मेरे ख्याल से उन प्लेयर्स को हमेशा के लिए टीम से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है तो उनको पाकिस्तान टीम के साथ रहने का भी हक नहीं है। आप अपने यंगस्टर को चांस दें, आप अपने यंगस्टर के साथ खेलें, तो मेरे ख्याल से अगर आप हार भी जाएँ तो आपको इतना दुख नहीं होगा। यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा, शाहीन अफरीदी वही प्लेयर है जिसने ये ट्रेंड चलाया था सोचना मना है, जब ये बात हो रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। शादाब खान वही प्लेयर है जिसने कहा था सोचना मना है। रिजवान वही प्लेयर है जिसने कहा था सोचना मना है। ये वही प्लेयर्स है जिन्होंने कहा था सोचना मना है, अब ये वही प्लेयर बाबर आजम के पीछे मतलब ग्रुपिंग भी कर रहे हैं। क्या वजह है? पहले सोचना मना है, अब सोचना ठीक हो गया है कि शाहीन अफरीदी को एक सीरीज़ के लिए आपने कैप्टनसी दी है, तो उसके बाद क्या बाबर आजम दोबारा कप्तान बने तो बाबर आजम बुरे कप्तान हो गए हैं। पहली तो बात यह है कि अगर शाहीन अफरीदी ने जब कप्तानी उनसे ली गई तो बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट क्यों की? क्या इस इधर से ग्रुपिंग स्टार्ट होती है टीम के अंदर कि शाहीन अफरीदी के दिल के अंदर की बात आई ना कि अगर मैं कैप्टन था तो बाबर आजम ये भी कह सकते थे कि शाहीन अफरीदी कप्तान रहे, लेकिन नहीं, बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट की, तो उसके बाद टीम के अंदर ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई थी। अब देखते हैं सर्जरी का आगाज़ होता भी है या नहीं होता। हर बंदे को यही अब इस चीज़ का ही इंतज़ार है कब सर्जरी शुरू होगी, क्योंकि बाबर आजम कल पाकिस्तान में आ चुके हैं। अब उनकी बहुत जल्दी मोहसिन नकवी से एक मुलाकात भी हो रही है, जिस मुलाकात के अंदर ये भी होगा बाबर आजम 2025 तक कप्तान रहेंगे वाइट बॉल के अंदर। ये भी बड़ी बातें चल रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बाबर आजम एक कैटेगरी में थे, मोहम्मद रिजवान भी एक कैटेगरी में थे, शाहीन अफरीदी भी एक कैटेगरी थे। अगर इन तीन प्लेयर से एक कैटेगरी ले ली जाएगी तो एक कैटेगरी में कौन सा प्लेयर रहेगा? मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी। बाबर आजम के साथ भी ज़्यादती होगी, मोहम्मद रिजवान के साथ भी ज़्यादती होगी, शाहीन अफरीदी के साथ भी ज़्यादती होगी। आप एक वर्ल्ड कप की बिना के ऊपर किसी प्लेयर से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते कि आप ए कैटेगरी से उनको बी कैटेगरी में भेज दें। अगर बाबर आजम की आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही। हाँ, उनकी कैप्टनसी पे बात कर लें तो ये बात ठीक है, उनकी कैप्टनसी के कई फैसले दुरुस्त थे, कई फैसले दुरुस्त नहीं थे। अगर रिजवान की बात कर लें तो रिजवान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी जो अगर आप उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी ले लें। शाहीन अफरीदी की ओवरऑल बॉलिंग की बात करें, यहाँ मैं ग्रुपिंग की बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं उनकी बॉलिंग की बात करूँगा। ओवरऑल उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, तो उनकी बॉलिंग की बिना के ऊपर उनसे ए कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाएगा। अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात करेंगे, सुनने में ये आ रहा है मोहम्मद नवाज से भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है, हसन अली को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा रहा है, और ऐसे प्लेयर सऊद शकील, शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब उन कैटेगरी उनकी इंक्रीज़ की जा रही है। और मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर ऐसे भी है जो डिज़र्व करते हैं, उनकी भी कैटेगरी इंक्रीज़ कीजिए, खासतौर पर टेस्ट प्लेयर जो प्लेयर्स टेस्ट मैचेस खेलते हैं, जिसके अंदर शान मसूद भी शामिल है, इब्रार अहमद भी शामिल है, उनकी कैटेगरी की भी जो इंक्रीज़ करने के चांसेस हैं। अभी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान देख लें, बाबर आजम देख लें, शाहीन अफरीदी देख लें, इफ्तिखार अहमद देख लें, फ़खर जमान देख लें, तो इन सब प्लेयर्स का कनाडा T20 लीग में नाम आ चुका है। क्या पीसीबी इनको एनओसी देगा? पीसीबी ने तो ये कहा था हम 2 लीग्स के लिए आपको अलाउ करेंगे। क्या पीसीबी, मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए 2 भी नहीं, मेरे ख्याल लीग्स के इनको ख़त्म करके जो है ना इनको डोमेस्टिक की तरफ भेजना चाहिए। भैया आप डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक आप पाकिस्तान खेलें और PSL देखेंगे खेलें। अगर हम हमसाया मुल्क भारत को देख लें तो हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी तो उनका कोई प्लेयर ऐसा जो करंट प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी प्लेयर बाहर लीग खेलने नहीं जाता। वो अपनी लीग में इतना पैसा है उनके पास को अपनी लीग खेलते हैं, अपना डोमेस्टिक खेलते हैं और इंडिया खेलते हैं, बस वो बाहर लीग खेलने नहीं जाते। अगर मैं थोड़ी सी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ बात करूँगा, वर्ल्ड कप 2023 से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और सब प्लेयर्स इकट्ठे हो गए थे कि हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने इंक्रीज़ करवाना है, और इन्होंने सब प्लेयर्स ने इकट्ठे होकर अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज़ करवाया था और पैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे भले पैसे इनको अब मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह की पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में रही है, और मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि एनओसी नहीं देना चाहिए इन प्लेयर्स को चाहिए और डोमेस्टिक में आके खेलें। ख़ास तौर से शादाब खान
शादाब खान ने अभी डोमेस्टिक के मैचेस 10 से 11 मैचेस खेले हैं और ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान से 6 से 7 साल से पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है और इस प्लेयर ने 11 फर्स्ट क्लास खेले हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी उन प्लेयर्स के साथ जो 150 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, जिन्होंने 60 मैचेस खेले हैं, 70 मैचेस खेले हैं और थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उनको चांस नहीं मिल रहा। और ऐसा प्लेयर जिसने 11 मैच खेल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दिया है और अब वही प्लेयर जो 2-3 साल से फ्लॉप हो रहा है, वो 2-3 साल से शादाब खान फ्लॉप हो रहा है। 2023 वर्ल्ड कप से हम उसको सिर्फ एज अ फील्डर कैरी कर रहे हैं, ना वो बैट्समैन है ना वो बॉलर है। आप बॉलिंग की भी परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ 4 ओवर्स में अगर 52 रन देने हैं तो मेरे ख्याल से आपकी बॉलिंग का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। हम थोड़ी सी लीग पे दोबारा फिर आएंगे कि अगर प्लेयर्स आपकी लीग खेलते रहेंगे, यहाँ मैं हारिस रऊफ़ की बात करना चाहूँगा। वर्ल्ड कप 2023 के बाद हारिस रऊफ़ बिग बैच खेलने चले गए थे, उन्होंने कहा था मैंने टेस्ट मैचेस नहीं खेलने, तो हारिस रऊफ़ के ऊपर इतना बर्डन आ गया तो हारिस रऊफ़ आपके इंजर्ड हो गए थे। ऐसे ही प्लेयर जब प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिलता तो प्लेयर थ्रू आउट क्रिकेट खेल रहा होता है तो मेरे ख्याल से इतना बर्डन होता है तो प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। और मेरी राय यहाँ है, मैं मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक लीग अलाउ करनी चाहिए, 2 लीग भी ज़्यादा है, उनको अपने डोमेस्टिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो चुकी है, जिस तरह हमारा इतना बड़ा नाम, जिस तरह के हमारे इतने बड़े लेजेंड हुए हैं और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी, और जिस तरह हमारा नाम ख़राब हो गया, और पाकिस्तान डोमेस्टिक को तरजीह देनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को तरजीह देनी चाहिए, ना कि लीग्स को तरजीह देनी चाहिए। अभी हमारे मैचेस होने जा रहे हैं, टेस्ट 2 मैचेस हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और उसमें सरफराज अहमद को दोबारा फिर वापस लाया जा रहा है। दुनिया आगे जा रही है, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। दुनिया यंगस्टर को देखती है और हम देखते हैं जो हमारे पीछे प्लेयर हम उनको ले आएँ। अगर हम ये वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात कर लें तो हम आमिर को वापस लेके आए, हम इमाद वसीम को वापस लेके आए, हम उस्मान खान को दुबई से लेके आए हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ख़त्म हो गया था? पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर्स ख़त्म हो गए थे? अगर हम सरफराज को लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी हसीबुल्ला के साथ जो थ्रू आउट ट्रॉफ़ी के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे, ज़्यादती होगी मोहम्मद हारिस के साथ, ज़्यादती होगी अदर विकेट कीपर के साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं 2-3 साल से। सरफराज अहमद की अगर परफॉर्मेंस देखें तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी फर्स्ट टेस्ट के मैच, उसके बाद ट्रेंड चला जी रिजवान को खिलाएं, रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप रिजवान को रेस्ट करवा रहे हैं, बाबर आजम को रेस्ट करवा रहे हैं, शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं रिजवान की रिप्लेसमेंट पे सिर्फ सरफराज अहमद ही हैं। छोटी टीम से आपके मैचेस हैं, हाँ ये बात ठीक है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस हैं, आप हसीबुल्ला के साथ जा सकते हैं, आप मोहम्मद हारिस के साथ जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सरफराज अहमद के साथ ही जा सकते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स को इज़्ज़त देनी चाहिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स को हम जितनी इज़्ज़त देंगे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट उतनी ही ऊपर जाएगी। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू साउथ एशिया ग्लोबल। अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि उनको कोई भी नहीं सुन रहा था, मेरे ख्याल से उनकी कोई सुनता भी नहीं है, तो उन्होंने एक बात कर दी कि बाबर आजम के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगा दिए हैं कि बाबर आजम ने फ़िक्सिंग किया है, बाबर आजम का भाई क्या करता है, उनको ऑडी ई-ट्रॉन GT कहाँ से आ गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं। और ऑडी ई-ट्रॉन GT मेरे ख्याल से 6 माह पहले उनके भाई ने उनको गिफ्ट की थी और मुबशर लुकमान साहब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात अभी की है। तो कोई इस बात का कोई सर पैर हमें नज़र नहीं आ रहा और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा लिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार, इतना बड़ा प्लेयर जो इंजी भाई के बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़े प्लेयर इस टाइम बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर, तो हम उनके ऊपर बगैर कोई आपके पास एविडेंस भी नहीं है आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फ़िक्सिंग की है। मेरे ख्याल से ज़्यादती है, गलत है। इसकी जितनी इसके ऊपर जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। आप किसी प्लेयर्स के ऊपर उसकी आप बैटिंग पे बात कर लें, उसकी आप बॉलिंग पे बात कर लें, उसकी आप फिटनेस पे बात कर लें, उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर लें, उसकी आप कैप्टनसी पे बात कर लें, तो मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन ये बात कर देना, ये कह देना कि उन्होंने फ़िक्सिंग किया, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादती है, गलत है। और अभी तक इन्होंने कोई एविडेंस दिया भी नहीं है। तो बाबर आजम ने ये फ़ैसला किया है, उन्होंने उनको नोटिस भी भिजवा दिया है। तो अब मेरे ख्याल से बाबर आजम उनको अंदर जो है ना कोर्ट के अंदर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये गलत मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती है किसी स्टार के साथ, किसी प्लेयर के साथ। पीसीबी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पीसीबी के अंडर है, इसलिए बाबर आजम ने अभी तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी। उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि पीसीबी ने उनको रोका
हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी बात होने वाली है। अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान इंडिया से हारा है या पाकिस्तान से यूएसए से हारा है, तो एक पोस्ट मैच के बाद गैरी क्रिस्टन ने बड़ी बातों का जो ना खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुपिंग है, जो कि मैं जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुपिंग है, लेकिन कोई बंदा बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो जब गैरी क्रिस्टन ने ये बात कर दी कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, टीम के अंदर हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देता है, कोई प्लेयर किसी को बैक नहीं करता। मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है ना इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये 11 प्लेयर्स की गेम है। ये 11 प्लेयर्स अगर मुत्तहद होकर नहीं खेलेंगे तो वो टीम नहीं जीतेगी। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की टीम के पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारी तरह नहीं है, उनके पास लीग इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास ग्राउंड इतने अच्छे नहीं है। वो इंडिया से ग्राउंड लेके इंडिया में प्रैक्टिस करने जाते हैं। वही प्लेयर जो पाकिस्तान में आकर सीखते थे, वही प्लेयर्स आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही आपकी नेक नीच थी। और अगर आपने एक टीम होकर नहीं खेलना तो पाकिस्तान जैसा हाल होगा। अगर आपने एक टीम होकर खेलना है तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान टीम जैसी होगी। तो गैरी क्रिस्टन ने मेरे ख्याल से काफ़ी बातों का खुलासा कर दिया है। अब जब उन्होंने रिपोर्ट देनी है तो जो बची कुछ चीज़ें हैं वो उसके अंदर भी बता देंगे कि टीम के अंदर ये हो रहा था, ये प्लेयर ग्रुपिंग कर रहा था और ये प्लेयर ग्रुपिंग नहीं कर रहा था। बाबर आजम ने भी एक मैच में कुछ बातें की हैं। ज़राए से हमें पता चला कि बाबर आजम ने ये बातें की हैं कि मुझे सब पता है कि मेरे पीछे कौन ग्रुपिंग कर रहा है और कौन ग्रुपिंग नहीं कर रहा। अभी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि दफाई चैंपियन 2023 के वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया को एकदम से क्या हो गया कि वो भारत से भी मैच हार गया, अफगानिस्तान भी मैच हार गया है। अगर हम बात करें थोड़ी सी ओपनर्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बात कहाँ ख़राब होती है, मिडल ऑर्डर में जाके अगर हम देखें एक प्लेयर ऐसे हैं टिम डेविड, और उनको मैं 2-3 साल से रेड कर रहा हूँ। टिम डेविड में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी कि उनकी टीम को मैच जितवा दिए। तो मिडल ऑर्डर के अंदर जब आपने 200 रन चेज़ करने हैं तो मिडल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं 2-3 प्लेयर उनको 30 से 40 करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया से वो मैच हारे हैं उनकी सबसे हार की वजह यही थी टिम डेविड। और अगर हम देखें थोड़ा बॉलिंग के ऊपर इतनी बड़ी बॉलिंग है, मिचेल स्टार्क आप देख लें, हैज़लवुड देख लें, एडम ज़ैम्पा देख लें, इनके होते हुए भी इंडिया के अगेंस्ट अगर 200 रन हो जाना तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक चैम्पियन टीम है तो चैम्पियन की तरह ही खेलती है। लेकिन जो इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रही है तो वो इतनी खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं रही और चैम्पियन वाली परफॉर्मेंस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दी ही नहीं है। और मेरे ख्याल से जितनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है और डिज़र्व भी नहीं करते थे। आप एक मैच जीत के तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं ना कर सकते थे। तो अफगानिस्तान आपसे अच्छा डिज़र्व कर रहा था। अफगानिस्तान 2 मैचेस जीता और दूसरा मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ जीता है वो बहुत ही अच्छा खेला और जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपसेट कर दिया है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और अफगानिस्तान डिज़र्व करता था सेमीफाइनल खेलने के लिए और मेरी खुद दुआएं और मैं सपोर्ट भी अफगानिस्तान को कर रहे थे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाए। अगर हम बात करें बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश को टेस्ट कैप मिली थी 1999 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश से हारा था। तो उसके बाद जो 99 के बाद बांग्लादेश को कैप मिली थी और बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल 25 से 26 साल हो गए हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही, उस तरह उन्होंने अपनी क्रिकेट के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं की। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर टीम आती है तो वो ब्रेक विकेटें बना लेते हैं, तो वहाँ सीरीज़ जीत जाते हैं और जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो सारे फ्लॉप हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी रीज़न है। और एक और रीज़न है उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इतना बड़ा अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से उनके पास इतना टैलेंट नहीं आ रहा। तो बांग्लादेश को भी सोचना पड़ेगा, जितने साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी उस तरह उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आप देख लें अफगानिस्तान की, या जितनी अच्छी परफॉर्मेंस और टीम है आयरलैंड की उनसे अच्छी परफॉर्मेंस है, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की और टीमों की परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करें थोड़ी सी श्रीलंका के ऊपर, तो श्रीलंका के जब टॉप प्लेयर्स कुमार संगाकारा, दिलशान या जिवर्धना खेल रहे थे या मिंडावास खेल रहे होते तो उनकी टीम बड़ी अच्छी थी। और अगर वर्ल्ड कप 2007 देख लें तो उन्होंने फाइनल खेला है, वर्ल्ड कप 2003 देख लें तो उन्होंने फाइनल खेला है, वर्ल्ड कप 1996 देखें तो फाइनल खेला और फाइनल जीता भी है। इसी तरह अगर T20 वर्ल्ड कप देखें तो 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला उन्होंने तो फाइनल हारे हैं। एक फाइनल वो इंडिया से जीते भी हैं कि चैम्पियन टीम है। चैम्पियन टीम के अंदर वो चैम्पियन वाली अब बातें नज़र नहीं आ रही। क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, क्या
उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस तरह नहीं रहा, क्या ग्रास रूट से उनके पास प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि श्रीलंका ने अपनी टीम एक दफ़ा अपनी तकरीबन सारी टीम चेंज कर दी थी और उसके बाद न्यू प्लेयर्स आए थे। और अब मेरे ख्याल से जितनी क्रिकेट हो गई है और जितनी टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं उस तरह की उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही, और उनके कैप्टन हचरंगा की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और उन्होंने जिस तरह बैटिंग भी की है या बॉलिंग भी की है, तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका को सोचना चाहिए फ्यूचर के लिए कि श्रीलंका अपनी उस तरह की जिस तरह वो अपनी माजी में परफॉर्मेंस दे चुका है या जिस तरह के उनके पास लेजेंड थे, क्या इस तरह उनके पास प्लेयर आएंगे या नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान के कोचिंग स्टाफ के ऊपर कि जिस तरह ब्रेवो और जोथन ट्रॉड उनकी कोचिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैं ब्रेवो को देख रहा था मैच के दौरान, बांग्लादेश मैच के दौरान वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। अगर हम देखें तो हमारे कोचिज़ अज़हर महमूद साहब वो आराम से पीछे बैठे होते हैं, उन्होंने बस पीछे बैठना आपने कभी देखा? मैंने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर उनको स्क्रीन पे नहीं देखा, बस हाँ एक कॉन्फ्रेंस करने आए थे बस, उसके अलावा मैंने उनको नहीं देखा। हाँ उसके बाद कहाँ देखा मैंने उनको, उनकी वाइफ के साथ खाना खाते हुए देखा है। और उनके कोचेज़ को देख लें और हमारे कोचेज़ को देख लें, हमारे कोचेज़ खाना खाने जाते हैं, हमारे कोचिंग ड्रेसिंग रूम में पीछे बैठने जाते हैं, लेकिन ब्रेवो को देखें तो वो चक्कर लगा रहे हैं, वो अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं, अपनी टीम को बता रहे हैं यहाँ ये करना, यहाँ ये नहीं करना। अब मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ है। जब बारिश आने वाली थी तो जोथन ट्रॉड बाहर से इशारे कर रहे हैं उनको, लेकिन राशिद खान को उनकी समझ नहीं लग रही, राशिद खान बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे। तो गुलबदीन नैब को इस बात की समझ लगी कि उन्होंने कहा जी अपना टाइम वेस्ट करें, बारिश आने वाली है, अगर ये बॉल होगी तो एक बॉल पे 2 रन हो गए तो DLS के मुताबिक आप ये मैच हार जाएंगे, अफगानिस्तान मैच हार जाएगा अगर बारिश कंटिन्यू रही तो। और ये बात गुलबदीन को जब पता चली तो गुलबदीन को एकदम से हैमस्ट्रिंग हो गई, वो नीचे गिर गए हैं। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने बाहर से फिजियो भी आया, तो वहाँ उन्होंने टाइम वेस्ट किया है। तो उसके बाद बारिश जब दोबारा ख़त्म हुई है तो गुलबदीन बॉलिंग के लिए भी आ गए। और मेरे ख्याल से ये उनका जो अमल था गलत था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीटिंग जो करते हैं ना मेरे ख्याल से वो एक बुरी बात है, और जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन ही रहना चाहिए। अब देखते हैं कल जो सेमीफाइनल 2 होने जा रहे हैं, पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल से दोनों टीमें ही अच्छी हैं, अफगानिस्तान भी थ्रू आउट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया है, और साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो अभी तक एक मैच भी नहीं आ रही हुई। क्या कल साउथ अफ्रीका चौंकेगी कि नहीं चौंकेगी? कल क्या वो पहली दफ़ा फाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी? क्या अफगानिस्तान पहले दफ़ा फाइनल खेलेगी या कि नहीं खेलेगी? अगर हम दूसरे सेमीफाइनल की बात कर लें भारत वर्सेस इंग्लैंड का, तो दोनों टीमें मेरे ख्याल से मुआवजा करें तो दोनों टीमें ही बराबर हैं और अच्छा मुकाबला होने वाला है। अब देखते हैं 2 फाइनल में कौन टीमें जा रही हैं। अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।